गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज मैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ध्यान से वीडियो को देखना, एक वीडियो में ही आपको ये टॉपिक समास क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो समास, सबसे पहले समास का हमें शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मीन्स छोटा, ठीक है, उसका छोटा रूप। परिभाषा क्या होगी कि दो या दो से अधिक, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, दो या दो से अधिक पदों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ कि दो या दो से अधिक पदों के मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे कि देखो इसमें राजा का कुमार एग्जाम्पल है, ये राजा का कुमार, तीन पद दिए हुए हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन हमने इसको किस रूप में लिखा, राजकुमार। ठीक है, तो राजा का कुमार से लेकर और राजकुमार लिखने की जो प्रक्रिया हुई है उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें तीन पद थे तो तीन पद का एक हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो तीन पदों से एक पद बनने की जो प्रक्रिया हुई उसे हम समास कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो इसका क्या बन गया, रसोई घर, एक समस्त पद बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक चीज और आती है कि समस्त पद क्या होते हैं और समास विग्रह क्या होता है। इसके भेद पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, समस्त पद क्या होता है, देखो दो या दो के अधिक पदों के मेल से जो नया पद बनता है, ठीक है, जो नया शब्द बनता है, जैसे कि इन पदों के मेल से हमारे पास ये नया पद बनकर आया है तो इसे हम क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। ठीक है, दो या दो के पदों के मेल से जो नया पद बनता है, नया, उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद समास विग्रह। समास विग्रह क्या कहलाता है, ठीक है, तो इस समस्त पद का विग्रह, इस समस्त पद को टुकड़ों में लिखना, विग्रह करना, विग्रह मीन्स टुकड़े, वो समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि हमारे पास ये समस्त पद है, रसोई घर। ठीक है, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रसोई के लिए घर, मतलब ये हमारा क्या है, समस्त पद है ये वाला, और ये हमारा क्या है, समास विग्रह है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे स्टार्ट करते हैं। आगे क्या है कि जैसे कई बुक में दिया होता है कि समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, 6 भेद होते हैं, गलत नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि उपभेद कितने होते हैं, जिसको हम गौण भेद भी कहते हैं, और मुख्य भेद कितने होते हैं समास के। ठीक है, तो देखो समास के 4 मुख्य भेद होते हैं। मुख्य भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, पहला आता है अविभाव समास। दूसरा आता है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास। ठीक है, इसको हम मानक हिंदी के अकॉर्डिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिखा जाता है। चौथा है हमारा बहुव्रीहि समास। ये हमारे 4 मुख्य भेद होते हैं। ठीक है, 2 हमारे उपभेद या गुण भेद कहते हैं उनको, और वो तत्पुरुष समास जो है इसके उपभेद होते हैं, और वो है द्विगु समास और कर्मधारय समास। ठीक है, ये तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। आप इनको नोट डाउन कर सकते हो या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, क्या होगा इससे कि आपको पता चल जाएगा कि मुख्य भेद कौन से होते हैं और उपभेद कौन से होते हैं। अभी नेक्स्ट में अभी इनके परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कौन सा भेद है, अविभाव समास। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे,
अविभाव समास। अविभाव, जैसे कि देखो नाम से ही पता चल रहा है, अव्यय, इसमें क्या है, अव्यय। परिभाषा इसमें क्या रहेगा, इसका पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। हाँ, एक बात और कि जितने भी हमारे समास रहते हैं उनमें दो पद होते हैं। कौन कौन से, पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। पूर्व पद पहला होता है और उत्तर पद दूसरा होता है। जितने भी हमारे समस्त पद होते हैं उनमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद। ठीक है, अब अविभाव समास की डेफिनेशन की बात करते, परिभाषा की बात करते हैं। तो अविभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, कौन सा पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। दूसरा पद इसमें क्या होता है, गौण होता है। दूसरा, इसका पहला पद अव्यय भी होता है। ठीक है, और इसका पहला पद उपसर्ग भी होता है। ठीक है, और कई जो हमारे अविभाव समास के एग्जाम्पल है उसमें क्या होता है कि शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है। पुनरावृत्ति मतलब एक शब्द दोबारा आता है। ठीक है, उसमें ये पहचान भी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, आजन्म। तो इसमें पहला पद है आ, इसको हम बोलेंगे पूर्व पद, और जन्म ये हमारा क्या है, उत्तर पद। ठीक है, तो इसमें देखो हमारा प्रधान कौन सा है, पूर्व पद प्रधान है। ठीक है, आजन्म, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा जन्म से लेकर। ठीक है, जन्म से लेकर। दूसरा एग्जाम्पल, प्रतिदिन। ठीक है, पूर्व पद हमारा प्रति, दिन हमारा दिन हमारा क्या है, उत्तर पद है। ठीक है, देखो प्रति दिन तो होते हैं, लेकिन प्रति लगने से क्या हो गया कि हर दिन की बात की जा रही है, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन की बात की जा रही है। तो इस वजह से पहला पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। अविभाव की पहचान में क्या होता है कि जो एग्जाम्पल, जो समास के एग्जाम्पल आ, प्रति, सु, कु, बे, यथा आदि से शुरू होते हैं। ठीक है, जिन समस्त पद में आपको मोस्टली ये, इनसे क्या होता है कि ये उपसर्ग है, ठीक है, अव्यय है, तो इनसे क्या होता है, इसकी अविभाव समास की पहचान की जाती है। जिनमें आपको ये वाले मिल जाएं वो आपका अविभाव समास होता है। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल और, जैसे कि देखो जहां पर एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, एक शब्द बार बार जो है रिपीट होता है, ठीक है, सॉरी 2 बार रिपीट होता है, वहां भी अविभाव समास होता है। जैसे देखो बीचों बीच, बीच और बीच 2 बार आ गया। ठीक है, जैसे कि बीच ही बीच में। ठीक है, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। ऐसे एग्जाम्पल भी किसके होते हैं, अविभाव समास के होते हैं। ठीक है, आई होप अविभाव समास आपको समझ आ गया होगा। एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। इसमें क्या है, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है और पहला पद उपसर्ग भी होता है। किसी में आपको अव्यय मिल जाएगा, किसी में उपसर्ग मिल जाएगा। ठीक है, जैसे उपसर्ग आपका नी भी हो गया, नी भी आ जाता है इसमें। ठीक है, दूसरा, इसमें जब एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, वो भी आपका क्या होता है, अविभाव समास होता है। ठीक है, सेकंड है हमारा तत्पुरुष समास। सेकंड है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद मतलब उत्तर पद, दूसरा पद या उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, और इसमें पहला पद क्या होता है या पूर्व पद गौण होता है। क्या होता है, गौण होता है, छुपा हुआ होता है। दूसरा, इसमें
जब हम तत्पुरुष समास में समस्त पद का विग्रह करते हैं तो इसमें कारक की विभक्तियां होती हैं, 6 कारक की विभक्तियां होती हैं, ठीक है। और इसमें जब जो हमारे पास समस्त पद होता है तो इन कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको जितने भी हमारे पास कारक हैं तत्पुरुष समास के, ठीक है, उसके एग्जाम्पल समझा देती हूँ। जैसे सबसे पहला आता है हमारा कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। सेकंड है हमारा करण तत्पुरुष समास, थर्ड है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास, फोर्थ है हमारा अपादान तत्पुरुष समास, फिफ्थ है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास, सिक्स्थ है हमारा संबंध अधिक तत्पुरुष समास, ठीक है। ये हमारे पास इसके 6 भेदों के एग्जाम्पल है जिसमें कारक की विभक्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है कर्म तत्पुरुष समास। इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या होता है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें को, कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति क्या है, को है, ठीक है। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, विग्रह करते टाइम को की विभक्ति आती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे। विग्रह पे तो हम ये शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं कि विभक्तियां याद कर सकते हैं, लेकिन समस्त पद में हमें इसके एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे देखो ग्रामगत, गांव को गया हुआ, ये तो हमारे पास समास विग्रह है, को की विभक्ति है, ठीक है। तो इससे पहचान कर लेंगे। जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो क्या बनेगा, ग्रामगत, ठीक है। सेकंड है हमारा करण तत्पुरुष समास। देखो करण तत्पुरुष समास में क्या होता है, आपने जैसे कारक पढ़े होंगे तो करण उसमें कारक में क्या होता है कि जहां पर किसी साधन का यूज किया जाता है किसी काम को करने के लिए। इसके एग्जाम्पल जैसे देखो, हाथ से लिखा गया या हाथ द्वारा लिखा गया, क्या बनेगा, हस्तलिखित, ठीक है। इसमें देखो से या द्वारा, इन दोनों की विभक्तियां पा सकती हैं। से और द्वारा कोई डिफरेंस नहीं, कोई भी मिल जाए। जैसे रेखांकित, रेखा से अंकित, ठीक है। उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसकी विभक्ति होती है के लिए, क्या होती है, के लिए होती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, ठीक है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। इसके लिए आपके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी एग्जाम्पल के लिए, अभी तो आप इसको ना समझ लो, ठीक है। उसके बाद है अपादान कारक। अपादान कारक में भी क्या होता है, से की विभक्ति पाई जाती है। देखो करण कारक में भी से की विभक्ति होती है और अपादान कारक में भी से की विभक्ति होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। इस से का यूज होता है किसी साधन का यूज करना, जैसे लिखने के लिए हाथ का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर से का मीनिंग जो है वो क्या दर्शाता है हमें कि कोई चीज कहीं से अलग हो रही है, ठीक है। जैसे कि देखो पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वो अपने पथ से, अपने मार्ग से अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पर से जो है उसको अलग करता है। इस यहाँ से का यूज किस लिए हो रहा है कि उसने किसी व्यक्ति को अपने रास्ते से अलग कर दिया है। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, किसी व्यक्ति को देश से निकाला दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ जो करण कारक में से का यूज होता है और जहाँ अपादान कारक में से का यूज होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। वो आपको जब हम इसका समास का विग्रह करते हैं ना तो समझ में आ जाता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जो है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। उसके बाद है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में
में और पर, इन दोनों की विभक्तियां पाई जाती हैं। ठीक है, इन दोनों की विभक्तियां पाई जाती हैं। जैसे कि देखो, आप बीती, आप बीती, इसका विग्रह होगा अपने आप पर बीती। ठीक है, में ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। ठीक है, उसके बाद है संबंध कारक। संबंध कारक तत्पुरुष समास, सॉरी संबंध तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, का, के, की। ठीक है, इन तीनों की विभक्तियां पाई जाती हैं। जैसे कि देखो, राजा की पुत्री, राजपुत्री, घुड़सवार, घोड़े का सवार। ठीक है, तो का और की क्या पता चल रहा है कि ये संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमारा तीसरा द्वंद्व समास। देखो बेटा, द्वंद्व समास, द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध। ठीक है, जब दो समान शक्तियों में युद्ध होता है उसे द्वंद्व युद्ध बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी, और ये विलोम शब्द भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, विलोम शब्द भी होते हैं। जैसे कि देखो, माता पिता, माता और पिता। ठीक है, माता और पिता। उसके बाद है दिन रात, दिन और रात। अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, बुराई भलाई, बुराई और भलाई। इसमें क्या होता है, एक तो इसकी पहचान क्या होती है कि एक तो विलोम शब्द होते हैं, दूसरा इन दोनों पदों के बीच में आपको योजक शब्द मिलेगा समस्त पद में। ठीक है, कई बार होता है कि योजक शब्द नहीं मिलता है, जैसे कि देवासुर, इसमें देखो योजक शब्द नहीं है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, देव और असुर, मतलब देवता और राक्षस। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, द्वंद्व समास भी होता है। ठीक है, ये सबसे इजी समास है, बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी विलोम शब्द की। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो और अथवा तथा का यूज होता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे हमारा बहुव्रीहि समास। देखो, बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसमें पहला और दूसरा पद मिलकर, ठीक है, पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे विशेष की तरफ संकेत करते हैं। ठीक है, इसमें मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और ये किसी विशेष व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है या किसी विशेष वस्तु के लिए यूज किया जाता है बहुव्रीहि समास। इसके एग्जाम्पल जैसे देखो, नीलकंठ। ठीक है, तो विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, नीला है कंठ जिसका, या नीले कंठ वाला, कैसे भी लिख सकते हैं आप। नीलकंठ हम किसको बोलते हैं, किसके लिए यूज होता है, महादेव के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसमें विशेष कौन हो गया, महादेव हो गया, जैसे नाम से पता चल रहा है। और अगर हमारे पास समास विग्रह है, नीला है कंठ जिसका, किसका है, महादेव का। ठीक है, तो यहाँ पर विशेष कौन हुआ, महादेव हुआ, किसी और व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहला और दूसरा पद मिलकर क्या करते हैं, किसी तीसरे विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। उसके बाद जैसे देखो दशानन, ठीक है, 10 आनन, आनन मीन्स सिर, ठीक है, 10 आननों वाला या 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। किसके होते हैं, रावण के होते हैं, ठीक है। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, ठीक है, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल जो है बहुव्रीहि समास में आते हैं। अब हमारे पास तत्पुरुष समास के 2 उपभेद रहते हैं जो अभी तक मैंने नहीं समझाए हैं, उनको और समझ लेते हैं। तो तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं। पहला है हमारा द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा क्यों होता है, क्योंकि ये कर्म जो हमारा है ना, कर्मधारय समास, हमारा जो कर्मधारय समास है उसी के उपभेद हैं। तो इस रीजन से इनका क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है। तो द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, ठीक है, काउंटिंग वाला होता है। परिभाषा की बात करते हैं तो क्या रहेगा कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होता है वो आपका द्विगु समास कहलाता है, ठीक है। और ये तत्पुरुष समास का उपभेद होता है। क्लियर है। अब देखो इसके एग्जाम्पल, देखो नवरात्रि, तो 9 रातों का समूह, ठीक है। चौराहा, 4 राहों का समूह, ठीक है। शताब्दी, 100 सदियों का समूह, शताब्दी सॉरी 100 सदियों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शताब्दी, शत मतलब 100, चौराहा 4 राहें, नवरात्रि 9 रातें, ठीक है। तो इसमें किसका बोध हो रहा है, संख्यावाची का बोध हो रहा है, ठीक है। और ये ग्रुप का, समूह का बोध करा रहा है। ये आपका हो गया द्विगु समास। अब हमारा बचता है कर्मधारय समास, ठीक है। देखो कर्मधारय समास में क्या होता है कि कर्मधारय समास जहां जिस समास में, परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार, कि जिस समास में उपमेय उपमान और विशेषण और विशेषण का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। क्या होगा कर्मधारय समास में, उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाए या विशेषण और विशेषण का संबंध पाया जाए, वो आपका क्या होता है, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। सॉरी। अब है ना, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, ठीक है। देखो उपमेय होती है सामान्य वस्तु या व्यक्ति, और उपमान होता है लोक प्रसिद्ध, ठीक है। उपमेय में क्या होता है कि उपमेय की तुलना की जाती है, ठीक है। इसका क्या होता है कि जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है, ठीक है, जिससे तुलना की जाती है। जैसे देखो मैंने लिखा चंद्रमुख, ठीक है, मैंने लिखा है चंद्रमुख। तो यहां देखो जो मुख है वो उपमेय है, क्योंकि मुख क्या है, सामान्य है।
लेकिन चंद्रमा, चंद्र जो है वो लोक प्रसिद्ध है, ठीक है, वो उपमान है। तो मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है, ठीक है। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चंद्र रूपी मुख, ठीक है, या चंद्र के समान मुख। यहाँ पर उपमान क्या है? चंद्र है, और उपमेय क्या है? मुख है, ठीक है, समझ आया? ऐसे ही चरण कमल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल, चरण कमल। तो यहाँ पर कमल जो है उपमान है, क्योंकि लोक प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। चरण, यहाँ पे चरण जो है सामान्य वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे ये उपमेय है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है उपमेय उपमान में कि किसी सामान्य वस्तु की तुलना किसी लोक प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है, ठीक है। वो आपका क्या होता है? कर्मधारय समास। इसमें मैंने अभी उपमेय उपमान के बारे में बताया है। दूसरा इसमें क्या होता है? विशेषण और विशेषण का भी होता है। विशेषण क्या होता है? कि जो संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, ठीक है, समझ में आया? विशेषण पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। और विशेषण क्या होता है? कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल, नील गगन। वैसे तो ये पूरा समस्त पद है, लेकिन मैं समझाने के लिए इनको अलग अलग करके लिख रही हूँ, ठीक है। नील, नीला क्या है? विशेषण है। गगन क्या है? संज्ञा है, ठीक है, और ये विशेषण भी है, ठीक है। क्या है? विशेषण है, और विशेषण क्या है? नीला है, ठीक है। तो नीला है जो गगन, ठीक है, नीला है जो गगन। इसमें गगन की विशेषता बताई है कि गगन कैसा है? नीला है, ठीक है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ। देखो एक वीडियो और बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए, उसमें कुछ एग्जाम्पल होते हैं कि जो कर्मधारय समास में भी आते हैं, बहुव्रीहि समास में भी आते हैं, और जो आपके द्विगु समास में भी आते हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, उसमें क्लियरली हो जाएगा कि किस तरीके से जब हम विग्रह करते हैं तो वो कौन से समास में आता है, कर्मधारय में आता है, द्विगु में आता है, या फिर बहुव्रीहि में आता है, ठीक है। अभी आई थिंक मेरे ख्याल से हमारा टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।